हेलो स्टूडेंट्स, टेंस के एक लेसन में आपका स्वागत है। और आज बारी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर एंड यूजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक माय स्केच। यस, तो पहली स्लाइड में आप देख सकते हो स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सकारात्मक वाक्यों के। तो इसमें आप आते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शेल। विल और शेल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं। ओनली आई और वी के साथ शेल का यूज़ होता है नॉर्मल कंडीशंस में। परंतु आजकल शेल का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है। सभी लोग स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में विल का यूज़ करते हैं। तो अगर विल का यूज़ आपको कहीं दिखता है तो उसको गलत मत मानिए, वो आजकल ज़्यादा चलन में है। क्योंकि हमारे भारत में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, तो जहाँ कहीं ग्रामर की बात आती है, ग्रामर के बेस पे हमें नंबर मिलने होते हैं, तो हम शेल के यूज़ को ही ज़्यादा सही मानते हैं। तो आपको मेरी सलाह यही रहेगी कि आई और वी के साथ नॉर्मल कंडीशंस में शेल का ही यूज़ करिए। हाँ, विल शेल मिलता है नेट पे भी, बहुत सारी बुक्स में भी, तो वो भी हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर चलन विल का हो गया है। ओके, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में विल और शेल के बाद हम बी का यूज़ करेंगे। विल बी और शेल बी। उसके बाद आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस टेंस है, तो सभी कंटिन्यूस टेंस में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। और बाद में रेस्ट पार्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल्स कोई भी हैं, वो रेस्ट पार्ट आएगा। तो मेन बात जो है वो है विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म या शेल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? विल नॉट बी और शेल नॉट बी का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और शेल नॉट बी, आईएनजी फॉर्म इसमें वैसे की वैसे रहेगी। और इंटेरोगेटिव के अंदर जैसे सभी में होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है, तो विल और शेल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। हाँ, बी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। विल सब्जेक्ट प्लस बी, फिर आईएनजी फॉर्म और आगे फिर क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, सो ये स्ट्रक्चर एक बार समझ लेने के बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे हमारे सामने चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल। एट 10 AM टुमोरो, कल 10 बजे क्या क्या होगा, वो सारे यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर बताए गए हैं। तो जब फ्यूचर कंटिन्यूस में हम टेंस में कोई वाक्य लिखते हैं तो हिंदी कैसे होती है, चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। आई विल बी स्लीपिंग। आई विल बी स्लीपिंग का मतलब है मैं सो रहा होऊंगा। इस तरह से इसकी हिंदी करेंगे, रहा होऊंगा या रही होंगी या फिर रहे होंगे, होऊंगा। ओके, तो ये इसकी निशानी है कि फ्यूचर में जो काम जारी रहने वाले होते हैं उनके लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। आगे यूजेस आपको डिटेल में बताए गए हैं। तो जैसे कि इसकी हिंदी से पता लग रहा है हमें कि रहा होऊंगा, 10 बजे मैं सो रहा होऊंगा, आई विल बी स्लीपिंग। तो ये एक लंबा चलने वाला काम है और फ्यूचर का है। तो फ्यूचर में लंबे समय के लिए जारी रहने वाले कामों के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। यू विल बी वर्किंग, इसका मतलब हो गया तुम काम कर रहे होगे। शी विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रही होगी। इट विल बी रेनिंग, बरसात हो रही होगी। ही विल बी कुकिंग, वो कुकिंग कर रही होगी या कुछ पका रही हो, सॉरी ही है तो होगा। वी विल बी ईटिंग ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट खा रहे होंगे या कर रहे होंगे। दे विल बी ट्रैवलिंग, वो यात्रा कर रहे होंगे। कब? शुरू में ये लिख दिया एट 10 AM टुमोरो, यानी इस तरह का कोई हिंट जरूर होगा हमारे पास जो फ्यूचर को शो करेगा कि कल 10 बजे ये काम हो रहे होंगे, हो रहे होंगे। अब इसमें दो बातें झलकती है, एक तो फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाला काम, और दूसरा एक गैस भी झलकता है। कभी कभी हम गैस भी करते हैं ना कि कल इस बजे हम ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, तो भी इसी टेंस का यूज़ करते हैं। और भविष्य में जारी रहने वाले काम के लिए भी इसी टेंस का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये इसका पहला पार्ट दिया हुआ है, व्हेन जॉन गेट्स होम। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब जब जॉन घर आएगा। ये अगर आपने मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला लेसन देखा हो या फ्यूचर सिंपल टेंस वाला लेसन देखा हो, तो दोनों में मैंने ये बात समझाई हुई है कि शर्त वाले वाक्य, कंडीशन वाले वाक्य, उसमें एक सेंटेंस
जो टाइम क्लोज होता है, जो व्हेन से, बिफोर से या इफ़ से शुरू होता है, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, उसका मतलब फ्यूचर का निकलता है। जैसे यहाँ पे व्हेन जॉन गेट्स होम, तो यह तो ये सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसका मतलब है कि जब जॉन घर आएगा तब क्या क्या होगा। ये सारे सेंटेंसेस हमने लिखे हैं इस टेंस में जो अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो जब जॉन घर आएगा तो क्या होगा, आई विल नॉट बी वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँगा, क्योंकि नेगेटिव पढ़ने हमें, तो हम नेगेटिव में मैंने बताया था विल नॉट बी या शैल नॉट बी का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आई के साथ विल लगाया हुआ, इसको गलत नहीं बोलेंगे, पर हमारे कंटेक्स्ट में शैल लगाना बेटर रहेगा। आई शैल नॉट बी वर्किंग, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है विल नॉट की, वॉन्ट बी। यू विल नॉट बी रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। ही विल नॉट बी कुकिंग, वो नहीं पका रही होगी। शी विल नॉट बी स्टडिंग, वो पढ़ नहीं रही होगी। इट विल नॉट बी स्नोविंग, स्नो नहीं हो रही होगी, बर्फबारी नहीं हो रही होगी। यू विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, हम टीवी नहीं देख रहे होंगे। तो ना के लिए बस नॉट ऐड कर देना है, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। ओके। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी वो सेंटेंसेस जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन के लिए सिंपल सा रूल है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। सभी में हमने विल को पहले रखा है, आई के साथ आप शैल का यूज़ करें, बेटर रहेगा। व्हेन ही अराइव्स एट द पार्टी, जब वो पार्टी में आएगा। विल आई बी कुकिंग, क्या मैं पका रहा हूँगा। विल यू बी डांसिंग, क्या तुम डांस कर रहे होगे। विल शी बी सिंगिंग, क्या वो गा रही होगी। विल ही बी ईटिंग, क्या वो खा रही होगी। और अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाने हैं तो बस इसी स्ट्रक्चर से पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड को ऐड कर देंगे। जैसे वट विल आई बी डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँगा। वेयर विल यू बी वर्किंग, तुम कहाँ काम कर रहे होगे। हाउ विल शी बी ट्रैवलिंग, वो कैसे यात्रा कर रही होगी, क्योंकि हाउ मीन्स कैसे होता है। वट विल ही बी ईटिंग, वो क्या खा रहा होगा। वाई विल वी बी स्टडिंग, हम क्यों पढ़ रहे होंगे। सो क्वेश्चन बनाने के लिए बस हेल्पिंग वर्ब को, और हेल्पिंग वर्ब में हम सिर्फ विल और शेल को पहले रखेंगे, बी बाद में अपनी जगह पे ही रहेगा। ओके, इजी है। अब आते हैं हम इसके वो एडवर्ब्स जो कॉमनली इसमें यूज होती है। तो कॉमनली एडवर्ब्स यूज होती हैं वही जो हमने सिंपल फ्यूचर में की थी, ये सारी मैंने आपको सिंपल फ्यूचर में भी बताई हैं। हाँ, ये नहीं थी, ये चारों तो सिंपल फ्यूचर के लिए भी यूज होती हैं, इन द फ्यूचर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट ईयर। परंतु सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस में अंतर ये है कि अगर हमें वो काम बताना हो जो फ्यूचर में जारी रहने की संभावना है, हमें लगता है कि फ्यूचर में जारी रहेगा, या हम गैस करते हैं किसी चीज़ के बारे में ऐसा होगा, उम्मीद करते हैं, तब फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, अन्यथा हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। हाँ, ये इसके टिपिकल एडवर्ब्स हैं जो इसी में ही यूज होती हैं। एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल इस समय क्या हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा, वो बताने के लिए। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी स्टडिंग, इस तरह से बोलेंगे। फिर एट 5 PM टुमारो, कल 5 बजे। आई विल बी प्लेइंग बैडमिंटन, इस तरह से कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस में बनाएंगे। तो ये जो अंतिम 3 एडवर्ब्स हैं वो स्पेशली इसी की हैं, ये तो हम दोनों टेंसेज में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, यूज़ 1। तो यूज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेंस का, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूज़ के ऊपर ही पूछे जाते हैं। जब तक हमें यूज़ नहीं पता होगा हम वो क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। देखते हैं पहला यूज़ क्या है। वी यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट एन एक्शन इन द फ्यूचर, उस एक्शन के बारे में बात करने के लिए, फ्यूचर के। कौन सा एक्शन, दैट ओवरलैप्स अनदर। ओवरलैप अनदर का मतलब है कि एक काम होगा फ्यूचर के, अगर 2 काम है तो उसमें एक काम छोटा होगा और एक काम लंबे समय तक चलने वाला होगा। तो छोटा काम होगा उसके लिए तो कंटिन्यूस यूज़ नहीं करेंगे, लंबा चलने वाला जो काम होगा उसके लिए हम कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। जैसे इसमें देखिए हर एक में 2 सेंटेंसेस हैं, तो एक सेंटेंस में जो काम होने वाला है फ्यूचर का वो छोटा काम है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिख रहे हैं। लंबा चलने वाला काम होगा फ्यूचर में, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस ING फॉर्म वाला। जैसे पहला देखते हैं अपने, ये आई विल बी वेटिंग, तो ये हमारा इसी टेंस का सेंटेंस है। आई विल बी वेटिंग या आई शैल बी वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा। कब, बात तो फ्यूचर की है। व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे। व्हेन यू अराइव ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि ये कंडीशन वाला वाक्य है और फ्यूचर की कंडीशन शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करते हैं।
तो व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल बी वेटिंग, मैं वेट कर रहा होऊंगा, क्योंकि ये वेट करने वाला काम लंबा चलने वाला है, इसलिए इसको फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस में लिखा गया है। सेकंड, एट 8 o'clock, 8 बजे। अब 8 बजे से हमें इशारा मिलता है कि बात फ्यूचर की हो रही है, 8 बजे, क्योंकि अभी 8 बजे नहीं होंगे। आई विल बी ईटिंग डिनर, मैं डिनर कर रहा होऊंगा। तो बोलने वाला फ्यूचर वाले 8 बजे की बात कर रहा है, हो सकता है कि अभी 5 बजे हो या 12 बजे बोला उसने, आने वाले टाइम में 8 बजे आई विल बी ईटिंग डिनर, मैं डिनर कर रहा होऊंगा। ये लंबा चलने वाला काम है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल ईट डिनर, ये भी सही है कि मैं डिनर करूँगा। आई विल बी ईटिंग डिनर, ये भी सही है, इसका मतलब डिनर कर रहा होऊंगा। अब ये बोलने वाले पर डिपेंड करता है वो किस मनस्थिति से बोल रहा है। आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँगा। व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, जब वो आज रात आएगी। तो ये तो कंडीशनल सेंटेंस है, टाइम क्लोज है, व्हेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो आपको पता ही है, सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा कि फ्यूचर में जब वो आएगी। आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। अब वॉच, टीवी को देखने का काम जो है वो लंबा चलने वाला होता है। इसमें आई विल वॉच टीवी ऐसा ये नहीं कह सकते हम, आई विल बी वॉचिंग टीवी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जारी रहने वाला काम है, लॉन्गर एक्शन है, थोड़ा बड़ा एक्शन है। ओके। ही विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रहा होगा एट द लाइब्रेरी टुनाइट, आज रात लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा। पढ़ना भी एक लंबा चलने वाला काम है, इसलिए इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में लिखा गया है। सो ही विल नॉट सी जेनिफर व्हेन शी अराइव्स, तो जब वह आएगी जेनिफर तो वो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पढ़ रहा होगा। ये जो सेंटेंस है, ये वो सेंटेंस है जो अब हम पढ़ रहे हैं, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है, पढ़ रहा होगा, फ्यूचर में लंबा चलने वाला काम है, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ हुआ है। तो जब भी हमें लगे कि कोई काम लंबा चलने वाला है फ्यूचर में, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ है, फ्यूचर कंटिन्यूस कैन बी यूज फॉर प्रेडिक्टिंग, यानी भविष्यवाणी करने के लिए, और गेसिंग, और या फिर अनुमान लगाने के लिए अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। यानी फ्यूचर किसी इवेंट का अगर हमें कोई अनुमान लगाना है, गेस करना है, प्रेडिक्शन करनी है या भविष्यवाणी करनी है, तो इस टेंस का यूज़ करना बेटर रहता है। देखिए एग्जाम्पल, ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ, क्या उम्मीद करता हूँ, इस सेंटेंस की। ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग, वो मीटिंग में कल आएगा। आ रहा होगा इस तरह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी इसकी ऐसे ही निकलेगी कि वो कल मीटिंग में आएगा, मुझे उम्मीद है। तो हम ऐसे बोलेंगे, ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग, मुझे उम्मीद है कि कल बरसात होगी। इट विल बी रेनिंग टुमारो, आई थिंक, आई गेस, आई एक्सपेक्ट, इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं। आई गेस, इसमें आई गेस लिखा है। यू विल फीलिंग थर्स्टी, तुम्हें प्यास लगी होगी या प्यास लग जाएगी। आफ्टर वर्किंग इन द सन, धूप में काम करने के बाद तुम्हें प्यास लग जाएगी, आई गेस, मुझे लगता है। सो इसमें ये बोलेंगे यू विल बी फीलिंग थर्स्टी, क्योंकि हम गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। यू विल फील थर्स्टी ऐसे नहीं बोलेंगे, गलत तो नहीं है, ग्रामेटिकली भी गलत नहीं है, पर थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हम गेस करते हैं तो ऐसे बोलना बेटर रहेगा। यू विल बी मिसिंग द सनशाइन, तुम धूप को मिस करोगे। वंस यू आर बैक इन इंग्लैंड, जब तुम वापस इंग्लैंड में आ जाओगे तो क्या करोगे, तुम सनशाइन को मिस करोगे। तो यू विल बी मिसिंग, क्योंकि बोलने वाला ये गेस कर रहा है, उसको लग रहा है, वो सोच रहा है मन में कि शायद ऐसा होगा। तो प्रेडिक्शन के लिए हम कंटिन्यूस फ्यूचर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यूज़ 3, इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म, क्वेश्चन में द फ्यूचर कंटिन्यूस कैन बी यूज टू आस्क पोलाइटली फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन को पोलाइटली पूछने के लिए, यानी भविष्य में क्या होने वाला है यह जानने के लिए, अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन करना हो जो फ्यूचर से रिलेटेड हो और पोलाइट दर्शानी हो, हमें अपने क्वेश्चन में विनम्रता दिखानी हो, तो इस टेंस का यूज़ करना बेटर रहता है। विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पब टुनाइट, अब बोलने वाला थोड़ा सा रिक्वेस्ट के मोड में बोल रहा है कि क्या तुम आज रात पब में अपने मित्र को लाओगे। ला रहे हो ऐसे भी बोल सकते हैं, ला रहे हो या लाओगे। तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि विल यू ब्रिंग योर फ्रेंड, सिंपल फ्यूचर में, तो उसमें पोलाइटनेस कम झलकती थोड़ी। अगर ऐसे बोलते हैं कि विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड, तो इसमें पोलाइटनेस ज़्यादा झलकती है। विल जिम बी कमिंग विद अस, क्या जिम हमारे साथ आएगा या आ रहा है, फ्यूचर की बात है,
तो पोलाइटनेस के लिए ये पूछा है। अब जिसने भी ये क्वेश्चन किया है किसी से भी, इसका मतलब वो बड़ा पोलाइटली पूछ रहा है, विनम्रता से पूछ रहा है। विल शी बी गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, क्या वो आज पार्टी जाएगी। विल आई बी स्लीपिंग इन दिस रूम, क्या मैं इस रूम में सोऊंगा। सो ये सारे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव में है, क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज़ किया हुआ है। तो विल का प्रयोग आई के साथ भी है इसमें, तो आप शैल का यूज़ करें तो बेटर रहेगा। Use 4. The future continuous can be used to refer to continuous events that we expect to happen naturally in the future. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नेचुरली ही करते हैं फ्यूचर में। जैसे कोई टीचर है और वो स्कूल में जाता है तो उसका काम नेचुरली क्या है, पढ़ाना है। कोई प्लेयर है और वो मान लो रोज़ प्रैक्टिस करता है ग्राउंड पे जा कर के, तो कल भी अगर वो ग्राउंड जाएगा और कल क्या करेगा, वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगा। ये नेचुरल चीज़ है। तो जो चीज़ें नेचुरली हम करते हैं उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, ना कि सिंपल प्रेजेंट का। ओके, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं ये कहूँ कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो एंड आई विल टीच देयर इंग्लिश, तो ये सेंटेंस थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, इट्स माई जॉब टू टीच एंड इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर मी दैट व्हेन आई एम इन स्कूल आई विल डेफिनेटली टीच देयर। सो आई विल स्पीक rather than in simple future tense, I will speak in future continuous that I will be teaching English tomorrow, कि कल मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि वो नेचुरल काम है। इसमें देखते हैं अपने, आई विल बी सीइंग जिम, मैं जिम से मिल रहा हूँगा। यहाँ सी का मतलब है मिलना। मैंने आपको स्टेटिव और एक्शन वर्ब के वीडियो में बताया है कि सी का मतलब जब कंटिन्यूस में होता है सी का यूज़ तो उसका मतलब मिलने से हो जाता है। आई विल बी सीइंग जिम, मैं जिम को मिल रहा हूँगा एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, कॉन्फ्रेंस में नेक्स्ट वीक में। तो बोलने का मतलब ये है कि अगले महीने जब कॉन्फ्रेंस होनी है, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें जिम आएगा तो मैं उससे मिलूंगा, नेचुरल चीज़ है। तो इसमें आई विल सी नहीं, आई विल बी सीइंग, क्योंकि नेचुरली है वो होगा तो मैं उससे मिलूंगा ही मिलूंगा। अगर इसको हम ऐसे बोलेंगे आई विल सी जिम, तो इसमें ये झलक मिलेगी कि जानबूझ के मिलेगा, मिलना होगा नहीं, कोशिश करके मिलेगा। तो नेचुरली मिलेगा तो आई विल सी, आई विल बी सीइंग जिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, जब वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ही विल बी स्टेइंग विद फ्रेंड्स, तो वो अपने फ्रेंड के साथ रुकेगा। एक नेचुरल एक्शन है कि वहाँ जाएगा तो फ्रेंड्स के पास ही तो रुकेगा। ये बोलने वाले का ये मतलब है कि नेचुरली वो अपने फ्रेंड के पास ही रुकेगा वहाँ पे, क्योंकि उसके पास और कोई रहने की जगह नहीं होगी। आई विल बी ईटिंग विद जेन दिस इवनिंग, इस शाम मैं जेन के साथ खाना खाऊंगा। सो आई कैन टेल हर, तो मैं उसको बता सकता हूँ। आई विल बी मिसिंग यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई विल बी मिसिंग यू। तो ज़्यादातर जब हम किसी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें मिस करूँगा या मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, तो हम ये नहीं कहेंगे आई विल मिस यू। अगर हम ये कहते हैं कि आई विल मिस यू, सिंपल फ्यूचर में बोलते हैं, तो इसका मतलब मैं कोशिश करके याद करूँगा, नेचुरली नहीं याद करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब हम किसी को याद करते हैं तो वो नेचुरली हमें कोई एक चीज़ याद आता है, हमारा बस नहीं होता है उस पर। तो हम ये सेंटेंस बोलना चाहिए, आई विल बी मिसिंग यू या आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अगर कोई हमारा प्यारा हमसे दूर जा रहा है और बाद में आएगा कई दिनों बाद, तो हम ये नहीं कहेंगे आई विल वेट फॉर यू। आई विल वेट फॉर यू कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो काम हम जोर लगा के करते हैं, खुद करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं, लेकिन ऐसा चीज़ जो नेचुरली होती है हमारे साथ, तो उसमें हम यूज़ करते हैं ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस, आई विल बी मिसिंग यू। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बुक्स में दिया नहीं होता है कहीं पे भी ये यूज़, आप ज़रा ध्यान रखिएगा इसका। अगला यूज़ 5, व्हेन कंबाइंड विद स्टिल, जब स्टिल लग जाता है सेंटेंस में तो द फ्यूचर कंटिन्यूस रेफर्स टू इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग नाउ। तो फ्यूचर कंटिन्यूस उन कामों के लिए भी यूज़ किया जाता है जो एट प्रेजेंट हो रहे हैं और भविष्य में लंबे समय तक चलने वाले हैं। अब तो हो ही रहे हैं लेकिन आगे भी लंबे समय तक चलने वाले हैं। जैसे ये इन एन आवर, एक घंटे बाद, इन एन आवर का मतलब आने वाला एक घंटा। आई विल स्टिल बी आयरनिंग माई क्लोथ्स, मैं तब भी एक घंटे बाद भी कपड़ों को प्रेस कर रहा हूँगा, यानी अब भी क्या कर रहा है, कपड़े प्रेस कर रहा है। वो कहता है कि आने वाले एक घंटे में भी यही चलेगा, तो वो इस टेंस में बोलेगा आई विल स्टिल बी आयरनिंग माई क्लॉथ, तो उसमें स्टिल लग गया। तो स्टिल लगने का मतलब है काम अब भी चल रहा है और लंबे टाइम तक चलेगा फ्यूचर में। टुमोरो, कल, ही विल स्टिल बी सफरिंग फ्रॉम हिज कोल्ड, कल भी वो कोल्ड से पीड़ित रहेगा, जुकाम से पीड़ित रहेगा। तो स्टिल का यूज़ हो गया इसके अंदर, तो इसका मतलब अब भी है, आगे भी रहेगा। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, विल शी स्टिल बी वियरिंग ए साइज 6, क्या अगले साल भी वो 6 नंबर के ही
6 नंबर का साइज़ ही पहनेगी यानी 6 नंबर साइज़ के ही कपड़े पहनेगी या नहीं, अभी भी 6 नंबर के पहन रही है। और पूछने वाला पूछ रहा है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या वो अगले साल भी 6 नंबर के ही कपड़े पहनेगी, तो इसमें विल शी बी वियरिंग फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ हम करते हैं। वॉन्ट स्टॉक प्राइस स्टिल बी फॉलिंग इन द मॉर्निंग, क्या स्टॉक प्राइस सुबह भी गिरते नहीं रहेंगे। वॉन्ट का मतलब गिर नहीं का यूज आ गया और पहले लगा इसलिए क्वेश्चन भी बन गया। तो स्टॉक प्राइस क्योंकि अब गिर रहे हैं, वो कहता है कि हम मॉर्निंग में गिरेंगे नहीं, तो ये यूज़ वो है जिसमें प्रेजेंट में भी कोई काम चल रहा है और लंबे समय तक फ्यूचर में उसको चलना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस के यूजेस थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस समझ में नहीं आया, सॉरी आया होगा। और अगर नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई प्रॉब्लम रही है, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, अच्छा नहीं लगा हो तो भी कमेंट करिए, मुझे सजेशंस की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।